पाकिस्तान की मईशत और माशी हालात इस वक्त किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं? इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उससे अमीर गरीब दोनों इकट्ठे पिसने वाले हैं। ये वर्केबल पोजीशन नहीं है पाकिस्तान में। अब कारोबारी हालात के लिए कारोबार हमें शट डाउन करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी गाड़ी को पर वीक 400 किलोमीटर कम चलाऊँ तो मेरा ख्याल है कि मेरी फैक्ट्री के आधे वर्कर्स को मैं पेट्रोल दे सकता हूँ। हम अपने इलाके में ग्रास रूट लेवल पे जितना काम कर सकते हैं हम करते हैं। हम ग्राउंड में मौजूद रहते हैं। प्याफ को लग रहा था कि शायद यार ये कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फिर प्याफ के एक रंगीले सदर आए। वो ऐसा सदर था जिसने 100 साल की जो हिस्ट्री थी उसमें अपना नाम नेगेटिव मनवाया। जब भी कोई मसला हम प्याफ के पास लेके जाते थे, जो मौजूदा हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, तो हम आए माए शाएँ देखते थे। फाउंडर्स के जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है वो एक इनकलाबी इंसान है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल से वर्किंग शुरू की। फाउंडर वो जमात है जो लेबर क्लास, वर्कर क्लास, दुकानदार, ताजिर, छोटे सनतकार को ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देगी इस वक्त। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि फाउंडर्स एक बहुत बड़ी जमात बनने जा रही है और इनकलाबी तब्दीलियों के साथ लाहौर चैम्बर की सियासत में मौजूद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। पाकिस्तान के मुआशी, कारोबारी, सनती हालात, पेट्रोलियम मसनूआत की बेलगाम कीमतों और होशरुबा पेट्रोलियम मसनूआत प्राइसेस से इस वक्त शदीद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अभी हम लाहौर की सनत व तजारत के एक अहम नाम द्रोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट व EC मेंबर द्रोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स आसम रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लाहौर की सनत व तजारत, पाकिस्तान की सनत व तजारत किन मुश्किलात से गुजर रही है। आसम भाई, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप चूँकि द्रोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, एक बड़ा इंडस्ट्री का क्लस्टर है, लाहौर की सनत व तजारत को समझते हैं। किस तरह के हालात पाकिस्तान की मईशत और माशी हालात इस वक्त किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के तवज्जुह से देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका हनान, आप मेरे ऑफ़िस में आए, मेरी फैक्ट्री में आए और इस अहम मौके पे आपने मुझे चूज़ किया कि इस पर बात करूं। मुल्क में जो कल रात को जो इजाफ़ा किया है पेट्रोलियम मसनूआत में, पेट्रोल में, डीज़ल में, इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उससे अमीर गरीब दोनों इकट्ठे पिसने वाले हैं। पहले ऐसे था कि जो पहले इजाफ़ा किया गया था उसकी वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई और हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को सेटल करने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं कि कारोबारी लागत बढ़ जाती है जैसी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाता है हम लोगों पे, कंटेनर्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो हम अभी उसमें से निकले नहीं थे। अभी ये मज़ीद बहुत बड़ा इजाफा है। ये इतना बड़ा इजाफा करने की ज़रूरत क्या पड़ी? आप देखें कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो पेट्रोल आज से तकरीबन 1 माह पहले 90 सेंट्स में पर लीटर हमें मिल रहा था, अभी राइट नो वो $1.69 पे चला गया है। तो ये बहुत बड़ा इजाफा है पेट्रोल में। और डीज़ल तकरीबन 1.80 सेंट में चला गया है। ये वर्केबल पोजीशन नहीं है पाकिस्तान में। अब कारोबारी हालात के लिए कारोबार हमें शट डाउन करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली ना तो हम अपने पुराने जो बिल्स हैं उनको मीट कर पाएंगे और ना ही जो डिमांड जो मार्केट में इस कदर होगी कि कारोबार को चलाया जाए। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इंडस्ट्री ओनर्स अपना रोल प्ले करें सोसाइटी में, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे। आपने अपने तई एक इकदाम किया है अपनी इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए। वो बात तो ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, मगर इसलिए ये बात करने जा रहा हूँ ताकि लोगों को एक तरवीज और तरगीब मिल सके। क्या वर्कर्स, मुलाजमीन इस महंगाई की चक्की में पिसते हुए उनको, उस तबके को जो मतवस्त तबका है, इंडस्ट्री ओनर्स हैं, उनको कोई रिलीफ देना चाहिए अपने वर्कर्स को? इस हवाले से कोई पैगाम दें। हनान, मेरी आपसे ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, आप इसको ऑन रिकॉर्ड ले आए। चलें आइए मैं इस पे बात करता हूँ। देखें, हम लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं वो हाई ऑक्टेन पे चलने वाली हैं या बड़ी गाड़ियाँ डीज़ल पे चलने वाली हैं। हम लोगों को चाहिए उसको थोड़ा कम चलाएं। ये हमारे जो वर्कर्स हमारे पास काम करने वाले हैं बाइक्स पर हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी गाड़ी को पर वीक 400 किलोमीटर कम चलाऊँ तो मेरा ख्याल है कि मेरी फैक्ट्री के आधे वर्कर्स को मैं पेट्रोल दे सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ये इक़दाम उठाया है कि मैं पर वीक 1000 रुपीज़ का पेट्रोल
पर मोटरसाइकिल मैं दूँ अपने वर्कर्स को। इससे कुछ ज़्यादा नहीं तो चले, थोड़ा सा उनको एक दिलासा मिल जाएगा। और ये मेरी फैमिली है, ये मेरे जितने वर्कर्स हैं, मेरे लेबरर्स हैं, ये मेरी फैमिली है। मैंने अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करना है और इनकी जो फैमिली सिस्टम है उसको भी मैंने चलाना है इंशाल्लाह। ये आपका दलासा भी है और इसके साथ साथ ये वो शिकवा शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाना। आपने अपने हिस्से की शम्मा जलाई है कि वर्कर्स को कोई उसमें रिलीफ मिल सके। इसी तरह आपने अपने हिस्से की दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स के लिए और यहाँ की इंडस्ट्री के लिए कैसी शम्मा आजकल जलाई है, कैसी वहाँ पे मसाइल के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं? हनान 2013 में 24 जनवरी 2013 में मैं एक सनतकार बना। उससे पहले मैं भी एक वाइट कॉलर मुलाजिम था एक फर्म में। जब मैं इधर आया उस वक्त हालात तो यहाँ पे इतने अच्छे नहीं थे। यहाँ पे जो मेन मोमनपुरा रोड आप देखते हैं गुज़रते हैं जिसमें से, ये इस पे बहुत ज़्यादा गड्ढे थे। हमारे बड़े GMS फोर्जिंग अफजाल साहब के वालिद साहब गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने मेरे वालिद साहब मियाँ अकरम साहब जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, इंजीनियर मियाँ अकरम साहब, तारिक महमूद साहब बानी जनरल सेक्रेटरी हैं, मंशा साहब बानी फाउंडर हैं, उन्होंने और ये 15-16 लोग थे जिन्होंने मिल के कोशिश की। ख्वाजा अहमद हसान साहब के पास गए और उन्होंने, ख्वाजा अहमद हसान साहब के अल्फाज भी मुझे याद हैं जो कहते थे कि भाई ये कोई हमारे से नहीं ले रहे, ये अपना दिया वही हमसे ले रहे हैं, ये इतने सालों से आपको जो टैक्स दे रहे हैं उनमें से कुछ लगा दो, ये रोड बना दो, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम डाल दो। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो आप मेन कंक्रीट रोड देख रहे हैं, ये 1 फुट की कंक्रीट डली थी, इसके ऊपर आयरन बार डला था और नीचे जो इसके जो सीवरेज सिस्टम है, सीवरेज लाइन है, वो 6 फुट डाया किया है। यानी कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस लाइन के अंदर खड़ा हुआ था तो अभी भी कुछ जगह बाकी थी मेरे सर से ऊपर। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज सिस्टम हम लोगों की काविशों से डला। 20% इंडस्ट्री ओनर्स ने दिया था, 80% गवर्नमेंट ने एक स्कीम के तहत, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ये डला था। और फिर उसके बाद इस इलाके में तरक्की का सिस्टम शुरू हुआ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे वो शालीमार ग्रिड से आ रही थी, उससे पहले से। फिर दरोगा वाला ग्रिड बना जो कि मेन मोमनपुरा रोड पे आपने देखा है, उस पर इंडस्ट्रियल डोमिनेंट फीडर्स हम लोगों को दिए गए। मनान शाहिद फर्म बहुत बड़ी है, बहुत अरसे से है, उनका एक फ़ीडर था जो कि इंडिपेंडेंट फ़ीडर आया और बहुत सारे लोगों को इंडिपेंडेंट फ़ीडर भी दिए गए यहाँ पे। दरोगा वाला ग्रिड बना। फिर यहाँ पे इस इलाके में इंडस्ट्री का एक नया नेटवर्क बिछा अल्हम्दुलिल्लाह, और उस नेटवर्क के बिछने के बाद ये ब्रांचेस बढ़ती जो मेन मोमनपुरा रोड से फिर एडजेसेंट गलियों में गया, अकबर कॉलोनी और सराज पार्क और ये सब गलियाँ जो हैं यहाँ तक इंडस्ट्री पहुँची। फिर इससे आगे आप जाते जाएँ, जैसे आप रिंग रोड के नीचे से क्रॉस करते हैं तो आगे जो सारा रोड है उसके ऊपर फिर इंडस्ट्री लगी। फिर उससे आगे जाएँ, शालीमार इंडस्ट्रियल स्कीम जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लगी। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की और ज़्यादा डिमांड बढ़ी। फिर मोमनपुरा ग्रिड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों की काविशों से बना। मोमनपुरा ग्रिड जैसे ही आप रिंग रोड के साथ देखते हैं, बहुत बड़ा ग्रिड है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेन एक मोमनपुरा रोड अवेलेबल था, एडजेसेंट गलियाँ बिल्कुल कच्ची, अभी भी बहुत सारी गलियाँ कच्ची हैं। खैर, लेकिन उसके बाद ये है कि सिस्टम चलता गया और पीने के पानी की कुछ लाइंस डली, सीवरेज लाइंस के लिए हमने काम किया, कुछ सीवरेज लाइंस डली। अनफॉर्चुनेटली वो जो टाइम था जो कि मैं कहता हूँ 2018 और उससे पहले वाला, उसमें इतने फंड्स गवर्नमेंट के पास नहीं थे, ना लगा रहे थे। उसके बाद लेकिन 2018 के बाद एक अच्छा एक सिस्टम आया जो इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने हम लोगों के लिए काम किया। पहले तो ये होता था मकामी MNAs या MPs ये कहते थे कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमारा वोटर्स नहीं है, तो हम तो अपने वोटर्स पे पैसा लगाते हैं, आप लोगों से हमें वोट नहीं मिलता, तो हम आप पे क्यों पैसा लगाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की मेहनत, हमने वो साइकी चेंज की मिनिस्टर्स में, MNAs में, और पॉलिटिकल लोगों को हमने ये बावर करवाया कि वी आर द मेन फोर्स विद यू और आपको हमारे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिस्टम चल पड़ा। 2018 में दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन जो है गैर रजिस्टर्ड एसोसिएशन थी, मैं फ़र्स्ट टाइम सेक्रेटरी जनरल बना, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बना 2018 में। तब 1 साल का टेन्योर होता था। 1 साल के लिए फिर मैंने ये टास्क लिया कि इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए, इसका अपना प्रॉपर अकाउंट हो, क्योंकि हमारे जो 15-16 लोगों से एसोसिएशन हमने 2009-10 में बनाई और वो चलती वो 100 से ऊपर चलेगी। फिर हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड करवाया सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में पूंछ रोड पे। जब हमने इसको वहाँ पे रजिस्टर करवाया, उसके बाद फिर हमारा नंबर और बढ़ा। फिर इसका नेशनल बैंक में हम लोगों ने अकाउंट मैनेज किया, ओपन करवाया।
इसका अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऑडिट होता है और ये सिस्टम फिर चलता रहा और चल रहा है अभी तक। 2023-24 में आई वॉज द प्रेसिडेंट। इससे पहले भी इलेक्शन होते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आता नहीं था। जैसे मुझे आज भी याद है, अभी जो मौजूदा चेयरमैन है शोबान साहब, ही वॉज प्रेसिडेंट इन 21-22 जब मैंने उनको नॉमिनेट किया था कि आप आएँ, क्योंकि वो ही वॉज अ गाय विद अ गुड पोटेंशियल दैट टाइम। उनकी इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही थी, तो उस वक्त दोस्तों की सलाह से वो आगे उनके मुद्दे मुकाबिल चूँकि कोई प्रेसिडेंट था नहीं उस इंतखाब में, तो वो बिला मुकाबला प्रेसिडेंट बने। फिर 23-24 में भी ऐसे हुआ कि जब आई वॉज बिकमिंग प्रेसिडेंट तो मेरे मुद्दे मुकाबिल एक साहब थे जिनको फिर दोस्तों ने मिल के समझाया कि यू आर नॉट एज़ कैपेबल एज़ आसिम रफ़ीक, तो आप इनको मौका दें, और वो उन्होंने एग्री किया इस चीज़ को। वो हमारे EC मेंबर भी रहे और फिर मैं प्रेसिडेंट बन गया। 24 तक मैं प्रेसिडेंट रहा। फिर तब 24 के दौरान जब आई वॉज द प्रेसिडेंट तो कुछ 2 ग्रुप्स बन चुके थे। फिर जब 2 ग्रुप बन गए तो फिर मुझे ही कहा गया कि आप इंतखाबात करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 25 में इंतखाबात हुए, जिसको आपने भी कवर किया, दोस्तों ने कवर किया। तो 25 में जो इंतखाब हुए उसमें एक ग्रुप जीता, एक को कम सीट्स मिली, एक को ज़्यादा मिली। जो सिस्टम अभी चल रहा है, अल्लाह ताला ने उनको खिदमत के लिए मौका दिया है, एंड ही इज़ इन द मार्केट ऑफ दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर एसोसिएशन। आसिम रफ़ीक साहब, आप प्याफ में थे और फिर ऐसा इनकलाबी फ़ैसला आया कि आपने प्याफ छोड़ी और फाउंडर्स के रफ़ीक बन गए और आज आप फाउंडर्स ग्रुप का हिस्सा हैं। इस अहम तब्दीली की वजह क्या बनी? अब्दुल हनान भाई, 2024 में जब LCCI के इलेक्शन हुए, वी वर सपोर्टिंग प्याफ PP अलायंस, प्याफ प्रोग्रेसिव एंड PBG। हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, हम उसका बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर थे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा था प्याफ में, वो हमारी जो खिदमात थी उनको तस्लीम नहीं कर रहे थे। वो उनको ऐसे लगता था जैसे इनका कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम लोग चूँकि सनतकार हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम अपनी सनतों में गुजारते हैं। हम पॉलिटिक्स में वक्त गुजारने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने इलाके में ग्रास रूट लेवल पे जितना काम कर सकते हैं हम करते हैं। हम ग्राउंड में मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर कोई बंदा, कोई भी मेरा मेंबर या कोई मेरा भाई सनतकार अपनी प्रॉब्लम लेके आए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं उसको कहूँगा चलो लेस्को का मसला, आओ लेट्स गो टू SC, लेट्स गो टू CO, कहीं भी हमारा जहाँ पे मसला हल होता हो, या वासा का हो तो वासा का हमारे करीब ऑफिस है, हम चले जाएंगे। या यहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो मैं यहाँ पे कोई लेबर इंस्पेक्टर या कोई भी इदारा जो आता है उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं। प्याफ को लग रहा था कि शायद यार ये कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फिर प्याफ के एक रंगीले सदर आए। वो ऐसा सदर था जिसने 100 साल की जो हिस्ट्री थी उसमें अपना नाम नेगेटिव मनवाया। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा। तो एक तो ये मामला था। दूसरा ये था कि जब हम किसी अहम मसाइल के लिए हम जब जाते थे वहाँ पे, तो हमारे मसले हल नहीं हो रहे थे लाहौर चैम्बर में। हम फील कर रहे थे कि ये एक अलाइंस जो फाउंडर्स और प्याफ का अलाइंस था, उसमें फाउंडर्स की एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, हुकूमती ऐवानों में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। जब भी कोई मसला हम प्याफ के पास लेके जाते थे, जो मौजूदा हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक़्त के, तो हम आए माए शाएँ देखते थे, बल्कि सबसे ही आए माए शाएँ देखते थे, मसला हल नहीं होता था। आपको याद है EPA का एक इशू हुआ जिसमें 1 हफ़्ते के लिए इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया। मैं 200 के करीब सनतकारों को, जिसमें फर्नेसिस, फाउंड्रीज़ और स्टील रोलिंग इंडस्ट्री के मेरे दोस्त थे, उनको मैं लेके लाहौर चैम्बर में गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे 3 दिन तक सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन में रखा गया कि ये हो जाएगा, मेरी बात हो गई है वो, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। फिर उसी वक्त हमने फ़ैसला किया वी शुड गो टू मियाँ मिसबाहुर रहमान साहब। हम मियाँ साहब के पास गए। विदिन 30 मिनट्स हमारा मसला हल हुआ। मियाँ साहब ने पहले अली परवेज़ मलिक साहब जो कि हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उनसे बात की। उसके बाद DG इन्वायरमेंट से भी बात की। मैडम कंवल हमारी मौजूदा MPA हैं, उन्होंने लीड किया एंड वी वेंट टू DG इन्वायरमेंट, और उन्होंने फिर हमें कहा कि जो नोटिफिकेशन हमने 2 हफ्ते पे लेके जाना था वो 1 हफ्ते का हुआ है, तो आफ्टर सैटरडे यू कैन रन योर फैक्ट्रीज। इंशाल्लाह हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 1 साल की जदोजहद जो की, उसमें हमने EPA को भी मनवाया कि भाई इंडस्ट्री का वो रोल नहीं है पोल्यूशन में जो आप समझ रहे हैं। अब आप मेरी फैक्ट्री में बैठे हैं, आप यू आर फीलिंग कि यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हम बायोफ्यूल पे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने देखा और वो माने। लेकिन खैर उस वक्त हमने फ़ील किया
कि जब कोई मजबूत ग्रुप होता है तो वो उसका इत्तेहादी कोई कमज़ोर भी हो तो वो उसकी कमज़ोरियों को कवर कर लेता है। तो मैंने फ़ील किया कि फाउंडर एक मजबूत ग्रुप है जिसके ब्यूरोक्रेसी में और हुकूमती ऐवानों में बहुत अच्छी साख है, और प्याफ ने उस दौर में ब्यूरोक्रेसी में और हुकूमती ऐवानों में अपनी साख खो भी दी थी। आप ज़्यादा जानते हैं, मीडिया कवर करते हैं। फिर हमारे दोस्तों ने इस चीज़ को फ़ील किया कि प्याफ के बाद फाउंडर में वो तब्दीली आ चुकी हुई थी जो हम फील कर रहे थे कि ज़रूरी है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि फाउंडर सिर्फ ऊपर वाली जमात की तक महदूद है, नीचे वर्कर्स क्लास में नहीं आती। फाउंडर्स के जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं वो एक इनकलाबी इंसान है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल से वर्किंग शुरू की। हम भी उनके साथ अलाइन हुए, हमारी उनसे मीटिंग्स हुई। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने उनको दूर किया, और फिर हमने फ़ील किया कि फाउंडर वो जमात है जो लेबर क्लास, वर्कर क्लास, दुकानदार, ताजिर, छोटे सनतकार को ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देगी इस वक्त। हमने फाउंडर्स को चूज़ किया। फाउंडर के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलाइंस बन गया। हमारा बानी ग्रुप जो है दरोगावाला इंडस्ट्रीज़ का, ये वो ग्रुप है जो 2018-19 से ही अपने लाहौर चैम्बर के वोटर्स पे काम कर रहा था। हम लोगों ने अपना जो वोट बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर में एक अच्छा बना लिया। 2026 का जो इलेक्शन होगा इसमें हम फाउंडर्स और उनके अलाइंस के साथ मिल के चलेंगे। मैं अभी मौजूदा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने देखा कि आई हैव द पोटेंशियल टू वर्क एज लीडिंग पर्सन, तो उन्होंने मुझे अपनी इस फैमिली में एग्जेक्टिव बॉडी में इंजेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि फाउंडर्स एक बहुत बड़ी जमात बनने जा रही है और इनकलाबी तब्दीलियों के साथ लाहौर चैम्बर की सियासत में मौजूद होगी। दरोगावाला की संतों के मसाइल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ट्रेड पॉलिटिक्स और फाउंडर्स ग्रुप में शमूलियत किस तरह हुई और किन वजूहात पर की गई। फॉर्मर प्रेसिडेंट दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन व डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फाउंडर्स ग्रुप आसिम रफ़ीक साहब के साथ एक अहम नशिस्त में अहम ख़यालात उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। आप इनकी गुफ्तगू ज़रूर सुनिए और ख़ास तौर पर अपने मुलाज़मीन वर्कर्स उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए इस महंगाई और इस शदीद मुश्किल तरीन मुआशी हालात में, ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।